Hello everyone, this is NCERT class 6th history chapter number 3 in the earliest cities. इस चैप्टर में हम अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो आरंभिक नगर थे उनके बारे में. सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी. सेविंग एंड ओल्ड बिल्डिंग्स, पुराने भवन का संरक्षण करना. यहाँ पर दो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, जसपाल और हरप्रीत. वो दोनों बच्चे अपने घर के पास गली में क्रिकेट खेल रहे थे और उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो है उस एक खंडर जैसा घर था उसकी तरफ उसकी तारीफ़ कर रहे थे बहुत ज़्यादा. और जिस गली के बच्चे जो थे वो उन्हें भूता घर कहा, मतलब कहते थे, उन्हें हॉन्टेड हाउस कहते थे, भूत वाला घर. एक ने कहा कि इसकी जो वास्तुकला है, जो उसकी आर्किटेक्चर है, उसको देखो. हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग, क्या आप अपनी इस पर जो है इतनी लकड़ी जो है उसके ऊपर जो नक्काशी की गई है वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी. और तो दूसरी महिला ने क्या कहा कि बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है और वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट शी मेक्स अरेंजमेंट टू रिपेयर द प्रिजर्व दीज ब्यूटीफुल हाउस. और हमें उन्होंने क्या बातचीत की कि हमें मंत्री जी को पत्र लिखना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें. और यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो रहा है, वो क्यों हो सकता है, मतलब पुराने जो घर हैं उनसे इन लोगों का लगाव क्यों है. तो यहाँ पर हमें गिवन है द स्टोरी ऑफ हड़प्पा. द स्टोरी ऑफ हड़प्पा की कहानी. वी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल. नियरली 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present day Pakistan. अक्सर जो पुरानी इमारतें होती हैं वो अपनी कहानी बताती हैं. लगभग 150 साल पहले जब पंजाब ने पहली बार रेलवे लाइन उस पर पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, तो जहाँ पर वो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जो आधुनिक पाकिस्तान में है इस समय. Now, to them, it seemed like a mound that was a rich source of ready-made high quality bricks. उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से उन्हें अच्छी ईंटें मिलेंगी. यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों में हज़ारों ईंट उखाड़कर वहाँ से ले आए और जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई. इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई. तो मतलब हड़प्पा की जितनी भी इमारतें थी खंडरों की, वहाँ से ईंटें निकालकर जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी वहाँ पर वो ईंटों का यूज़ हुआ. उसके बाद लगभग 8 years ago archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest city in the subcontinent. उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्व जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीपों के पुराने शहरों में से एक है. क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए इसके बाद मिलने वाले इस तरह के जो सभी पुरास्थल थे उनमें इमारतें और चीज़ें मिलने से उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया. इन शहरों का निर्माण लगभग 47,000 ईयर्स पहले 4700 ईयर पहले हुआ था, 4700 साल पहले हुआ था. These cities developed about 4700 years ago. We often old buildings and pulled down to make way for new construction. Do you think it is important to preserve old buildings? प्राय हम लोग क्या करते हैं कि पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह पर नए भवन बना लेते हैं. क्या आपको लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? तो बिल्कुल रखना चाहिए, लेकिन उनकी रिपेयरिंग बहुत ज़रूरी है. What was special about these cities? Many of these cities were divided into 2 or more parts. Usually the part to the west was smaller but higher. Archaeologists describe this as the citadel. Generally the part to the east was larger but lower. This is called the lower town. We very often walks of baked bricks were built around each part.
The bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years. The bricks were laid in the interlock pattern and that made was the walls so strong. तो जो इन नगरों की विशेषता थी वो क्या थी कि इन नगरों में से कई को तो या उनसे ज़्यादा हिस्से में विभाजित किया गया था या फिर प्रायः पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था और पूर्वी हिस्सा जो था वो बहुत बड़ा था। लेकिन इन निचले जो इलाके थे वो में था, मतलब निचले इलाकों में वो पड़ता था। ऊंचाई वाले भाग में पुरावस्तु ने नगर दुर्ग, उसको नगर दुर्ग कहा जाता था और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया। दोनों हिस्सों की चार दीवारी पक्की ईंटों की बनाई गई थी और इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हज़ारों साल बाद आज तक उनकी जो दीवारें हैं वो खड़ी रही हैं, बिल्कुल अभी तक खड़ी हुई हैं। और दीवार बनने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। So in some cities special buildings were constructed on the citadel for जो नगर दुर्ग जो होते थे ऊंचाई वाले स्थान। For example in the Mohenjo-daro a very special tank which archaeologists called the Great Bath was built in this area। और कुछ नगर जो थे, कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो के में जो खास तालाब बनाया गया था जिसे पुराविदित ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया। ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई और इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे और इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ पर जो है विशिष्ट नागरिक जो है विशेष अवसर पर स्नान किया करते थे, यहाँ पर स्नान किया करते थे। अदर सिटीज सच एज कालीबंगा और लोथल एंड लोथल हैड फायर एट altars were sacrifices may have been performed, and some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborate store houses। जो कालीबंगा और लोथल थे जैसे अन्य जो नगर थे उनको अग्निकुंड मिले, वहाँ पर अग्निकुंड मिले हैं और जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे वहाँ पर यज्ञ किए जाते थे। और हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। ये यहाँ पर हमें पिक्चर गिवन है द ग्रेट बाथ, महान स्नानागार है यहाँ पर ये जो पिक्चर गिवन है, इस तरीके से बनाया गया था। और हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, भवन जो और नालियाँ थी, जो नाले थे और जो सड़कें थे वो किस तरीके से थी। जनरली हाउसेस वर आइदर 1 or 2 story हाई विद रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड। मोस्ट हाउसेस हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। इन नगरों के जो घर थे वो आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घर में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। Many of these cities had covered drains. Notice how carefully these were laid out in straight line. Although you cannot see it, each drain had a gentle shock so that water could flow through it। कई नगर जो थे उनमें ढके हुए नाले थे, कई नगरों में ढके हुए नाले थे और इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था और हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। और अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। और नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मेन हॉल बनाए गए थे जिनके ज़रिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाजनक तरीकों से एक साथ ही किया गया था। तो यहाँ पर हम पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो पिक्चर गिवन है यहाँ पर है ये हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई जो है वो इस प्रकार की जा रही है। देखिए आप यहाँ पर एक मिस्त्री चिनाई कर रहा है। नाउ
लिस्ट एट लीस्ट टू डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको आगे। लाइफ इन द सिटीज़। अब जो सिटीज़ की जो नगरों की नगरों का जीवन था वो किस प्रकार से था। हड़प्पन सिटीज़ वॉज वेरी बिजी प्लेस, देयर वर पीपल। मैं इसको जल्दी से आपको हिंदी में बता देती हूँ। हड़प्पा के जो नगर थे वो उनमें बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यहाँ यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत और मानकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहर पर तो लिखते ही थे, और शायद लिपिक के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं इस समय। Besides, there were man and woman craft persons making all kinds of things either in their house home or in special workshop. People were traveling to distant lands to returning there with raw materials and perhaps stories. Many इसके बाद इसके अलावा नगरों में शिल्पकार जो थे वो स्त्री पुरुष भी रहते थे वहाँ पर नगरों में, जो अपने घर या किसी औद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लेते थे, और साथ ही लेते थे सुदूर देश की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बनी कई खिलौने भी मिलते थे वहाँ जिससे बच्चे खेलते होंगे। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि नगर में रहने वाले लोगों की एक लिस्ट बनानी है। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते हैं? तो इसकी एक लिस्ट बनानी है। और यहाँ पर ये जो पिक्चर गिवन है, ये वाली और ये वाली पिक्चर जो गिवन है, ये सबसे ऊपर जो है वो मोहनजोदड़ो की एक सड़क है, और उसमें एक बना हुआ नाला है और इसके ऊपर एक कुआं है। बाईं ओर हड़प्पा की मोहर लगी हुई है। इस तरफ बाईं ओर हड़प्पा की मोहर लगी हुई है, और इस मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीपों में पाए गए लेखन में ये जो है प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक जो है इसका क्या अर्थ है पता नहीं चल पाया है। और दाईं ओर जो है वो पक्की मिट्टी के खिलौने बने हुए हैं। इस तरीके से पक्की मिट्टी के खिलौने बने हुए हैं। तो ये जो लिखा हुआ है ये अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया है कि ये क्या लिखा है। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटीज़। अब यहाँ पर पेज नंबर 28 पर जो आपको ये दो ब्रिक्स दिखाई गई हैं, ये पत्थर के बाट हैं। इस तरीके के बाट हुआ करते थे। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया था। इन्हें चर्ट नाम के पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं के इनको बहुमूल्य पत्थर और धातु के तोलने के लिए बनाया गया था। और बीच में यहाँ पर जो है बाएं तरफ जो है वो है बाएं मनके इनको बोलते हैं। बाएं तरफ जो बने हुए हैं इनमें से कई कार्निलियन पत्थर से बनाए गए थे, और पत्थर की जो काट थी वो तराश कर मान के उनको काट कर तराश कर मान के बनाए गए थे। इसके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर मालाएं बनाए जाएं। इस तरीके से ये आप जो देख रहे हैं रेड वाला जो बनाया हुआ है, इस तरीके से माला बनाई हुई है ये। और जो बीच में है दाईं तरफ जो पत्थर के जो धारदार फलक हैं, ये जो सेकंड वाला है नीचे है वो कढ़ाईदार वस्त्र हैं। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है, इसमें कई कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर ये इस तरीके से न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटीज़। नगर और नए शिल्प। Let us look at some of the objects that were made and found in Harappa cities. Most of the things that have been found by archaeologists and made of stone, shell and metal, including copper, bronze, gold and silver. Copper and bronze were used to make tools, weapons, ornaments and vessels. Gold and silver were used to make ornaments and vessels.
अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई थी। और जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको जो चीज़ें मिली वहाँ उन्होंने अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, लोहे और चांदी जैसी वस्तुएं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे के औजार जो थे वो उनके हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। और यहाँ मिली सबसे जो आकर्षक वस्तु है वो है मन के बाट और फलक, तो बीड्स, वेट एंड ब्लेड्स। द हड़प्पन ऑल्सो मेड सील आउट द स्टोन। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर, यहाँ रेक्टेंगुलर होती थी वो ज़्यादातर, एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कर्व ऑन दैम। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पत्थर की मोहर बनाते थे और ये हमेशा ज़्यादातर आयताकार, जो रेक्टेंगुलर है वो होती थी। मोहर पर ज़्यादातर जानवरों के चित्र मिलते थे और हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इसके बाद यहाँ पर कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेघर from about 700 years ago. Actual piece of cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper object and at Mohenjo-daro. Archaeologists have also found spindle holes. तो यहाँ पर 7000 साल पहले जो है मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी कॉटन की। मोहनजोदाड़ो के से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले थे। और पक्की मिट्टी तथा जो फ्रेयांस होता है से बनी जो थी तकलीफियाँ थी तो सूत कताई का संकेत देती है, मतलब सूत के धागे काटना, स्पिंडल रोल्स जो थे। इनमें से अधिकांश जो वस्तुएं थी उनका निर्माण विशेषज्ञों ने किया था, और विशेषज्ञ जो थे उसे कहते हैं जो किसी कपास की खेती को बनने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहर पर पच्चीकारी करना आदि। पेज नंबर 28 पर यहाँ पर जो पिक्चर गिवन है इसमें जो मूर्ति का चेहरा है कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है। ये वाला किस तरीके से बनाया गया है, ये बहुत ही आकर्षक ढंग से बनाया गया है। और चित्र में जो दाढ़ी है वो कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट्स और ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट। परहैप्स सम वुमेन एंड मैन हैव बीन स्पेशलिस्ट। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में निपुण थे, मतलब दक्ष थे। अगला हम यहाँ पर पढ़ेंगे इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स के बारे में, कच्चे माल की खोज। रॉ मीन्स होता है कच्चा, तो कच्चे माल की जो खोज थी कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं, पहले हम ये जान लेते हैं कच्चा माल कहते किसे हैं, जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक जो होते हैं उनका उत्पादन करते हैं। जैसे मिट्टी या धातु के जो अयस्क थे वो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं और इनमें फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसान द्वारा पैदा किए गए कपास, और कपास को कच्चा माल कहते हैं, और जिससे बाद में उसकी कटाई होती है, बुनाई होती है और उससे कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में जो थे वो हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पत्थरों का दूर दूर से आयात किया जाता था, तो मतलब दूर दूर से वो मंगाया जाता था। The Harappans probably got copper from present day Rajasthan and even from Onam in West Asia. तो हड़प्पा के जो लोग थे वो तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई जो देश थे वो ओनम भी तांबे का आयात किया करते थे। पश्चिम एशियाई देश ओनम
से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। तो यहाँ पर ये जो दिए हैं, यहाँ पर जो चीज़ें हैं, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना यहाँ पर बनाया गया है, दूसरे में एक मोहर बनाई गई है। ये ऊपर खिलौना है और ये दूसरा मोहर है जो आपको पिक्चर में दिख रहा है। क्या आप बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? और पिछले चैप्टर में हम जो है पहिए वाले वाहनों की जानकारी आपको मिली है। बच्चों का खिलौना जो है वो हल, आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात है कि क्या हड़प्पा में भी यह प्रथा थी। तो ये जो है एक बताया गया आपको कि इस तरीके के खिलौने और इस तरीके की मोहर बनाई गई थी हड़प्पा सभ्यता में। और इसके बाद हम फूड फ्रॉम पीपल इन द सिटीज़ हम पढ़ेंगे। नगर में रहने वाले जो लोग थे, उनके लिए भोजन किस तरीके का होता था। लोग जो थे वो नगर के अलावा गांव में भी रहते थे, वह अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहा जो होते थे वो शहरों में रहने वाले शासकों, लेखाकारों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के जो लोग थे वो गेहूँ, जौ, दालें और सीसेम होता है धान और तिल और सरसों उगाते थे। वो ज़मीन में जो जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था, एक नई बात है। हड़प्पा काल में हल तो नहीं बच पाए थे क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिलते थे। और इस क्षेत्र में जब बारिश क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ नए तरीके अपनाए, अलग तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचयन जो है, उसकी सिंचाई है वो किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उनसे फसलों की सिंचाई भी की जाती होगी। The Harappa reared cattle, sheep, goat and buffalo. Water and pastures were available around settlement. However, in the dry summer months, large herds of animal were probably taking the gathered distance in search of grass and water. तो यहाँ पर जो है हड़प्पा के जो लोग हैं वो गाय, भैंस और भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे जो महीने थे जब बारिश नहीं होती थी, उन महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। और वो क्या करते थे फिर? वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार किया करते थे। नेक्स्ट है यहाँ पर गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, मतलब क्लोजर लुक, बिल्कुल पास से क्या निरीक्षण किया गया। जो कच्छ के इलाके में खदिर बैत के किनारे धौलावीर नगर बसा हुआ था और वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन बिल्कुल उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर थे वो 2 भागों में विभक्त थे। वहीं धौलावीर नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इससे हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी और इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता था और यहाँ मिले हुए अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा मतलब पाया गया था और इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसे छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे, बहुत ही छोटी वस्तुओं पर। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात क्लोज टू द गल्फ ऑफ
ख़त्म। गुजरात की जो ख़त्म की खाड़ी है उसमें मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ पर कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पर पत्थरों, शंकों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मोहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से भी बनी हुई जो छाप है वो मिले हैं। यहाँ पर लोथल का जो बंदरगाह है, यह एक बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। यहाँ पर समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थीं और संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता था। यहाँ पर ये इस तरीके से ये दिखाया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, यहाँ पर है A building that was found here was probably workshop for making beads, pieces of stone, half made beads, tools for bead making, and finished beads have all been found here. यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मन के बनाने का काम होता था। बीड्स मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मन के वाले बनाने वाले उपकरण तैयार किए जाते थे और मन के भी यहाँ मिले हैं। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे सील्स एंड सीलिंग्स। जो मोहर है, मोहर और मुद्रा और मोहर या फिर मुद्रांकन और मोहरबंदी। जो मोहर होती है, मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। जो स्टैम्प कहते हैं, मोहर लगाना। थैले को बंद करने के बाद उनमें मोहरों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी हुई होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ साथ छेड़छाड़ हुई है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें से निकाला गया है। आज भी मोहर का प्रयोग होता है। पता लगाएं कि मोहर का उपयोग किस किस के लिए होता है। बहुत सारी चीज़ों में मोहर का प्रयोग होता है। तो ये बच्चे आप आंसर्स अपने आप करेंगे। अगला हम पढ़ेंगे रहस्य। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, सभ्यता के अंत का जो रहस्य है। अराउंड 3900 years ago we find the beginning of the major change. People stopped living in many of the cities. Writings, seals and weight were no longer used. Raw materials brought from long distances become rare. लगभग 3900 ईयर्स पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन पत्थरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया और दूर दूर से कच्चे माल का जो आयात है वो भी काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदाड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे और जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर भी झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर कुछ पता करते हैं हम। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी और अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश बिल्कुल ख़त्म हो गए थे जंगल। और कुछ इनका कारण यह भी हो सकता है कि ईंट पकने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ी हो या फिर इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से जो चारागाह है और घास वाले मैदान हैं वो बिल्कुल समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का अक्सर है वो कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। It appears as if the rulers lost control. In any case, the effects of the change are quite clear. Sites and Sindh and West Punjab, present-day Pakistan, were abandoned, while many people moved into newer, smaller settlements to the east and the south. New cities emerged about 1400 years later. You will read about them in chapter 5 and 8. तो यहाँ पर ये बताया गया है
कि ऐसा लगता है कि जो शासक है, शासकों का जो नियंत्रण है वो बिल्कुल समाप्त हो गया, और जो भी हुआ वो परिवर्तन का परिवर्तन का जो असर है वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान, जो कि सिंध और पंजाब की बस्तियां वहाँ पर जो है वो बिल्कुल उजड़ गई थी, और कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। और लगभग 1400 साल बाद एक नए नगरों का विकास हुआ, और इसके बारे में हम चैप्टर 5 और 8 में पढ़ेंगे। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर. Next chapter we will discuss in my next video. So keep watching and stay tuned to our channel. Thank you and have a nice day.